enrichment podcast series, and in this podcast series we are welcoming every time some good personalities who are working in society, जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ योगदान दे रहे हैं, फिर वो डेवलपमेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, एजुकेशनल हो. So today we have a guest who is director of Altius Fortius School and teachers training trainer, who has focused mainly on what should be given to kids so that they can connect to the teachers. So his name is Jayesh Bane sir. Namaste. Welcome to the show. And today we will focus kids, school, parents, teachers, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होके एक बेस्ट एजुकेशनल इनपुट्स ला सकते हैं और किड्स के डेवलपमेंट में, एजुकेशनल डेवलपमेंट में एक योगदान दे सकते हैं. सो वेलकम टू द शो सर. एंड सबसे पहला, आप अपने आप को स्टूडेंट कैसे मानते हो? ओके, स्टूडेंट मानने के लिए सबसे पहली बात, आई विल कनेक्ट इन दिस वे दैट माय जर्नी स्टार्टेड ऑन माई सेल्फ. इट्स कि भाई मैं क्यों नहीं पढ़ पाया अच्छे से, तो मेरी चैलेंजेस क्या थी. अगर मैं उस चैलेंजेस को मैं अगर ओवर रूल कर पाता हूँ तो मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपने आप में क्रिएट कर सकता हूँ. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स. ओके. बट द बेस्ट पार्ट इज आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 40,000 टीचर्स. राइट. सो 40,000 से ज़्यादा शिक्षकों को हमने ट्रेनिंग दी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे पढ़ाया जा सकता है. वंडरफुल. टीचर्स पढ़ाते हैं, उनका सब्जेक्ट कोर एक्सपर्टीज़ है ही, उन्होंने बीएड किया है, उनकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, तो सारी चीज़ें हैं. लेकिन एक फेज़ आया आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, जब टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाने का काम शुरू हुआ, जब हमारे पास प्रोजेक्टर्स आ गए, जब हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए. मैं आज से 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ. तो वहाँ से मेरा भी जर्नी उधर से ही स्टार्ट हुआ. और तब मैं कनेक्ट कर पा रहा था उन बच्चों से जो विजुअल लर्नर है और वो नहीं पढ़ पा रहे. तो उनके लिए क्या है, क्योंकि जो ऑडिटरी लर्नर हैं वो तो पढ़ ही पा रहे थे, उनका तो परिणाम अच्छा आ ही रहा था. लेकिन जो बाकी सारे बच्चे जो हैं, राइट, तो सीखते सीखते मेरे खुद स्टूडेंट बनना पड़ा. और स्टूडेंट बनते बनते टीचर्स का स्टूडेंट मैं बना, और फिर मैं टीचर्स को ट्रेन करने लगा. तो सर एक छोटा सा एक दो लाइन आप बता दीजिए अपने पब्लिक के लिए कि विजुअल लर्नर मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसको बहुत संक्षिप्त में कहने के लिए, कम शब्दों में कहने के लिए, लर्नर 4 टाइप के होते हैं. राइट. इसको अगर आप गूगल करेंगे तो VARK, दैट इज़ विजुअल. वी यानी विजुअल लर्नर, जो आदमी देख के समझ रहा है. यानी अगर मैं कहूँ, जैसे इसको एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए. कई लोग अखबार पढ़ के कल्पना चित्र बना सकते हैं. तो जैसे अखबार भी पढ़ रहे हैं, राइट, तो अखबार भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उस इंसिडेंट को जो वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसको कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं. तो विजुअल लर्नर जो विजुअलाइज कर सकता है अपने आप में. जैसे अगर मैं किसी आर्किटेक्ट को कहेंगे कि मेरा जो रूम है वो 18x22 का है, तो वो 18x22 को फिगर आउट कर सकता है. लेकिन अगर कोई मेरे को बोले कि 18x22 का, मैं फिगर आउट नहीं कर सकता. मुझे जाके रूम में देखना पड़ेगा कि 18x22 क्या होता है, और मैं उसको कॉन्फ़िगर करता हूँ. अगर मैं नहीं कर पा रहा तो मैं विजुअल लर्नर नहीं हूँ, और मैं कर पा रहा हूँ तो विजुअल लर्नर. तो ये हो गया. दूसरा होता है ऑडिटरी. राइट. तो जो ऑडियो से भी समझ पा रहा है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप एक कल्पना चित्र बना रहे हैं. राइट. जैसे पुराने टाइम में हम समाचार में न्यूज़ सुनते थे, तो फिर हम एक बना रहे थे. जैसे कमेंट्री सुनते थे, और वो कितना लेंथ में बोलते थे, ताकि एक एक चीज़ों को माइन्यूटली जब कमेंट्री बोली जाती थी कि अब उन्होंने ऐसे बल्ला उठाया, ऐसे घुमाया, ये इस तरफ गया, और अब इसको ऐसे पकड़ा, तो वो शब्दों से लोग एक कल्पना चित्र बनाए. ऑडिटरी लर्नर वो होते हैं जो ऑडियो से भी समझ में आते हैं और अपने आप का एक कल्पना चित्र बनाते हैं. तो ऑडिटरी. तीसरा होता है R यानी रीडिंग एंड राइटिंग. कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ भी लेते हैं, कल्पना चित्र भी बना लेते हैं, और वो समझ लेते हैं वो क्या कहना चाहता है. राइट. और चौथा जो होता है वो किनेस्थेटिक लर्नर होता है. वो किसी एक्टिविटी के माध्यम से या उसकी बॉडी के पार्ट्स को एंगेज करते हुए ही सीख सकता है. वो जो होता है वो किनेस्थेटिक लर्नर. अब इसकी बहुत व्याख्याएं हैं, बहुत अलग अलग तरीके से, लेकिन संक्षिप्त में ये कम समय में मैं इतना ही कहूँगा. तो ये 4 टाइप के लर्नर्स होते हैं. बिल्कुल. राइट. तो सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छा स्कूल मतलब क्या है? ओके. देखिए, मैं थोड़ा सा अलग डेफिनेशन लेता हूँ, फिर अच्छे स्कूल की डेफिनेशन बताता हूँ. आज अगर मैं देखूँ तो अच्छा स्कूल यानी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, ये मेरा मानना है. अगर अच्छा सा लॉबी, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, अच्छी बेंचेस, इसको मैं डेफिनेटली अच्छा मानता हूँ, ये बुरा नहीं है. लेकिन वो एक एकेडमिक्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वो एक एकेडमिक्स के माध्यम को रिफ्लेक्ट नहीं करना है. अच्छे स्कूल के लिए अच्छे एकेडमिक्स की भी
डेफिनेशन अलग अलग होती है और ये काफ़ी सारी स्कूल्स बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक पैटर्न है और उस पैटर्न के हिसाब से लोग उनको केटर कर रहे हैं और वो ये हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछेंगे तो अच्छा स्कूल वो है कि जो चारों टाइप के लर्नर को केटर करते हुए चले, वो स्कूल अच्छा है आज की डेट की। मैं आज की डेफिनेशन बता रहा हूँ, राइट? यानी हमारा डिलीवरी पैटर्न या हमारे टीचर्स कुछ इस तरीके से तैयार किए गए हों और हमारे पास डिलीवरेबल्स जो होने चाहिए वो कुछ ऐसे होने चाहिए जो चारों टाइप के लर्नर को केटर करता हो, उस स्कूल को मैं अच्छा मानूंगा। डेफिनेटली फिर इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए जितना जरूरी है इक्वली जरूरी है, लेकिन इसको मैं अच्छा स्कूल कहूँगा। सर अब दूसरा पिलर आता है टीचर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपके हिसाब से ट्रेंड टीचर क्या है और पैशनेट टीचर क्या है? ओके, ट्रेन टीचर वो होता है कि जो एक फ्रेम में चलता है। ये मेरी डेफिनेशन है, राइट? सबकी डेफिनेशन अलग हो सकती है, लेकिन जो सवाल मुझे पूछा गया है उसको मैं मेरे एंगल से और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं कहूँगा जो एक फिक्स पैटर्न में चलते हैं। मतलब उनका जोक भी कॉमन होता है। अगर 5 साल में ये चैप्टर में ये जोक मारना है तो जोक भी वही मारते हैं। मतलब एग्जाम्पल भी लेना है तो रमेश का लेना है तो रमेश ही लेंगे, महेश का लेना है तो महेश ही लेंगे। ये होता है ट्रेंड टीचर। पैशनेट टीचर पहले समझेगा स्टूडेंट को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, और फिर देगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे अलग अलग टाइप के मेजर्स सिखाने हैं तो मैं, अगर मेरे पास कुछ बच्चे, तो मैं ऐसे एग्जाम्पल लूंगा जो आज की डेट में रिलेट भी करें और एक इंक्विजिटिवनेस भी खड़ा करे बच्चों में, और उस इंक्विजिटिवनेस क्रिएट करने के बाद वो जो कहना चाहती है वो तुरंत एब्जॉर्ब कर ले। उस तरीके का डिलीवरेबल्स अगर वो टीचर कर सकता है जो कि हर टाइप के लर्नर को केटर करता है, उसको मैं पैशनेट टीचर कहूँगा। वंडरफुल। सो हमने देखा कि जैसे सर का जो एक्सपीरियंस है वो ऐसे ही नहीं है, ही हैज़ ट्रेंड मोर देन 40,000 टीचर्स। तो उसमें से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है, सर को भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा। सो आई विल आस्क हिम वन वेरी सिंपल क्वेश्चन कि ऐसे 5 क्वालिटीज़, बहुत सारे क्वालिटीज़ चाहिए टीचर्स में, लेकिन मेन 5 क्वालिटीज़ क्या है जो टीचर शुड एक्वायर टू कनेक्ट विद द किड्स? ओके, देखिए शब्द बहुत छोटे होते हैं, राइट? जैसे मैं कहूँगा कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, ये किसको नहीं पता है? दुनिया भर में सबको पता है। करते कितने हैं और जो करते हैं वो पाते हैं। तो आपके जो सवाल है उसके जवाब बहुत सिंपल है और वो सब जानते हैं, लेकिन परिणाम वही ला पाते हैं जो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई बाहर से कुछ उतर के नया नहीं आया है जो हम उसको बोलेंगे। हम बोलेंगे आप जैसे 5 क्वालिटीज की बात करते हैं, तो ये 5 क्वालिटीज बहुत सिंपल है, बच्चों को समझना पड़ेगा। पहले बोलते हैं ना, इफ यू वांट टू टीच जॉन इंग्लिश, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो इंग्लिश, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो जॉन। अब आप जॉन के लर्निंग बिहेवियर को ही नहीं समझ रहे हो और आप अपनी इंग्लिश झाड़े जा रहे हो, नहीं होने वाला है भाई। वो काम नहीं होना है। यस यस यस। तो अच्छे टीचर की पहली क्वालिटी है कि बच्चों को समझे। करेक्ट। दूसरी क्वालिटी है कि अच्छे शब्दों को पकड़ के अच्छे एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस को ले। तीसरा, इंक्विजिटिवनेस जो है उसको क्रिएट करे। जो पढ़ाया है उसका इवैल्यूएशन करे, उसका पीरियोडिक रिवीजन करे। तो ऐसा नहीं है कि यही 5 क्वालिटीज, मतलब क्वालिटीज तो बहुत सारी हो सकती है। जस्ट बिकॉज आपने 5 चीजें कही तो मैं उस 5 को कहता हूं कि भाई क्रिएट करना, डिलीवर करना, उसको इवैल्यूएट करना, असेस करना, फिर उसकी रेमेडियल को देना। अरे भाई हम तो बहुत सारी चीजें। करेक्ट। तो अच्छा टीचर वो होता है जो कंसेप्ट को डिलीवर करने में ज़्यादा एफर्ट करें। रट्टा मार के जवाब को किसी की तरह देने के बाद 5 मार्क कैसे मिलते हैं इसका ध्यान ना रखें। ओके, सो इट्स वेरी, वन ऑफ द ब्यूटीफुल कोट इज दैट चैलेंजेस आर वेलकम बिकॉज सॉल्यूशंस आर ब्यूटीफुल। सो सर, टीचर्स का हम लोग नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे। जैसे बच्चों में और टीचर्स में कभी कभी कनेक्ट नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ वेरियस माइंड्स आर देयर, डिफरेंट माइंड्स आर देयर। सो एक क्वालिटी क्या है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टू कनेक्ट विद द किड्स? मैं थोड़ा सा, मतलब एक क्वालिटी जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन जब बच्चों में बहुत वर्सिटैलिटी है तो कोई एक क्वालिटी सबको कनेक्ट नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं बॉइल डाउन होके किसी एक कॉमन पॉइंट पे तो आना ही पड़ता है। तो मैं अगेन उसी एक पॉइंट पे आता हूँ, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा, बिकॉज व्यूअर्स बहुत अलग अलग हैं, अलग अलग इनकी सोच है, तो मैं सबके लिए अलग अलग जवाब हो सकते हैं, लेकिन मैं उसको बॉइल डाउन करके किसी एक पॉइंट पे आता हूँ कि भाई एक क्वालिटी क्या है, बराबर है।
तो पहली बात ये है कि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि डिलीवरेबल्स पे ध्यान रखो। परफेक्ट। अंडरस्टैंडिंग हो गई है, अगर अंडरस्टैंडिंग है तो राइटिंग विल नॉट बी इजी अ प्रॉब्लम। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो राइटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। भाई जवाब में एक ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा ग्रामर आगे पीछे हो गया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है तो लिखने में उसकी काबिलियत बढ़ेगी। परफेक्ट। अगर उसकी लिखने की काबिलियत बढ़ गई है, राइट, उसको लिखना अगर समझ में आ गया कि मुझे ये लिखना है, चाहे शब्द ऊपर नीचे हो आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, तो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और Wonderful. अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे एग्जाम्पल्स को लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मीन टू से लिटिल बिट स्टोरी टेलर एंड प्रेजेंटेबल वे में हो, ताकि लोग ये कनेक्ट हो बहुत जाए। कॉमन है, ये होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि आजकल के ज़माने में, जैसे हमारी स्कूल में हमने टीचर्स को बोल के रखा है, वट एवर यू स्पीक द विजुअल्स शुड बी देयर ऑन द स्क्रीन। रिलेटेबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसको समझाने के लिए कि भाई जैसे एक छोटा सा फॉर्मेट अगर हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि भाई we have a pair of kidneys, right? Inside the kidney we have a cortex and a medulla, right? If we zoom inside the cortex, there are number of nephrons. Nephrons are cup-shaped capillaries, right? ऐसा ये बात है। अब मैं कहूँगा चलिए ठीक है, किडनी तक तो समझ में आ गया, अब बताइए कोटेक्स क्या है, मेड्यूला क्या है, नेफ्रॉन कैसा होता है, पढ़ लिया भाई, बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ लिया। इट्स लाइक मैं बहुत एक अच्छी सी बात कहूँगा कि अगर मैं हाउ टू स्विम इस पे एक किताब बना दूँ, हाउ टू स्विम, राइट, इसमें 100 वेज एंड 100 मेथड्स, और मैं ये किताब आपको दे दूँ और बाकायदा आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, और मैं आपकी एग्ज़ाम ले लूँ, आपने 100 में से 100 नंबर ला दिए, और मैं अगर आपको पानी में धक्का मार दूँ तो ज़रूरी नहीं है आप तैरेंगे। तो किताब पढ़ने से तैरा नहीं जा सकता है, राइट, आपको अंदर जाना पड़ेगा, राइट, परफेक्ट। तो जाना पड़ेगा, वो जानने वो टीचर कितना ले जा पा रहा है, राइट। अब देखिए हम लोग कार भी सीख रहे हैं, अभी सिमुलेशन से सीख रहे हैं, तो भाई रियल टाइम कार लेना जरूरी नहीं है, सिमुलेशन से भी किया जा सकता है, उसकी बहुत क्लोजेस्ट फील तक हम ले सकते हैं, राइट। यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स, अभी वर्चुअल रियलिटी भी आ रही है, राइट, ऑगमेंटेड रियलिटी भी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ये कुछ मॉड्यूल्स में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें एलिमेंट है, अगर हम इस पर अगर काम कर पाते हैं तो ये बहुत नज़दीक आ जाते हैं हम लोग। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक हमारा आज का जरिया हो सकता है कि बच्चों से कनेक्ट होने का। वंडरफुल। सो आपने देखा कि मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इनसे बात करने, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट बन जाता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब्जेक्ट में कितना डाइव करते हो और कैसे उसको आप पैशनेटली प्रेजेंट करते हो, सो दैट किड्स शुड कनेक्ट विथ। एक बहुत अच्छा हम लोग एक इश्यू अभी और डिस्कस करेंगे कि इसके बाद आता है थोड़ा सा, मतलब बच्चे भी अपने अपने स्टोरीज से आते हैं, अपने अपने लाइफ स्टोरीज से आते हैं, पर्सनल स्टोरीज से आते हैं, और टीचर्स भी अपने पर्सनल लाइफ से आते हैं, दे आर हैविंग देयर ओन स्टोरीज। तो इमोशनल मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। तो हम लोग छोटा सा इंसाइट इस पर भी डालेंगे कि इमोशनल मैनेजमेंट कैसे एक एग्जाम्पल के जरिए बोलो, एक्सपेरिमेंट के जरिए बोलो कि हम स्कूल में ला सकते हैं, सो दैट दे शुड बी रिलीजिंग देयर इमोशंस इन फ्रंट ऑफ टीचर्स, और टीचर्स शुड नो दैट दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम देयर पर्सनल लाइव्स। तो उनकी भी अपनी अपनी स्टोरीज होती है, उनके भी अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। सम किड्स आर नॉट रिलीजिंग देयर इमोशंस, तो वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन। वैसे तो एक सब्जेक्ट ही है, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग भी एक कंपोनेंट अभी यू नो इट इज़ ऑलरेडी देयर इन दी स्कूलिंग सिलेबस। तो ये है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम फंडामेंटल बातों में अगर हम जाते हैं, बराबर हम पीछे चले जाते हैं। देखिए, एक होता है बायोलॉजिकल पार्ट के कई लोग बहुत खुल नहीं पाते हैं, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अलग होता है। दूसरा एक एंगेजिंग प्रॉब्लम जो एक एटमॉस्फेयर में आने के बाद चेंज हो जाते हैं। एक होता है कि मेरे को कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं नहीं खुल पा रहा हूँ, वो एक अलग स्टोरी चल रही है, उसके लिए तो डॉक्टर्स आर दी बेस्ट यू नो पीपल टू हेल्प यू आउट। बट कई लोग होते हैं कि किसी माहौल में आके स्टिफ हो जाते हैं, मतलब किसी को सोशल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, राइट, या किसी की शाय ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो किसी से इन्फीरियर है, ये भी एक पार्ट होता है। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं, हम किसी मतलब बहुत जेनरिक पहलू पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि एक ताला की चाबी खुल गई तो बाकी सारे ताले अपने आप खुल जाएंगे। मैं कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ इसको। जब भी कॉम्प्लेक्स आता है तब भी आदमी इमोशंस को मैनेज करता है, राइट, या कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तब भी उसके इमोशंस अलग हो जाते हैं, बराबर है।
तो स्कूल में जनरली क्या होता है कि या तो आप किसी से फोबिया हो जाता है और फिर आप बंद कर दो, आपको समझ में नहीं आता, और अब ये फोबिया है कि मैं जवाब दूंगा तो मेरा क्या होगा, या मैं गलत हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या सब बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बहुत सारी चीज़ें ये इमोशंस को मैनेज करने में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छे से डिलीवर कर दो, बस मेरा एक ही पॉइंट है, अच्छे से डिलीवर कर दो और उसको आ गया, और उसको हम ये कॉन्फिडेंस दे पाए हर बच्चे को कि बेटा गलतियां करने के लिए ही स्कूल आ रहे हो, गलतियां होगी आपसे, राइट। हम अगर उस चीज को मैनेज कर पाए तो काफी सारे इमोशंस को वैसे ही मैनेज कर लेंगे। उसको अच्छा लगे स्कूल में आना, अच्छा लगे, उसको ये नहीं लगे कि दूसरे हंस रहे हैं मेरे पे। वो बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये बड़ों में भी है, ऐसा नहीं है छोटे बच्चों में है, राइट। अलग अलग मात्रा पे, अलग अलग लेवल पे हैं बच्चे। फिर जब आदमी बड़ा हो जाता है तो रिवेंज के बारे में सोचना लगता है। बच्चे में वो रिवेंजियस बात नहीं होती है, लेकिन स्टेज वाइज कि उसके अंदर रिएक्शन बदल जाते हैं। स्टेज वाइज रिएक्शन बदलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में वो पार्ट होता ही है। तो मेरे ख्याल से अगर हम एक ताले को अच्छे से खोल दे तो काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। फिर वो जो लिमिटेड प्रॉब्लम्स जो रहेंगे, फिर उसको केस टू केस मैनेज करने पड़ेंगे कि इसकी सही प्रॉब्लम क्या है और उस सही प्रॉब्लम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। वंडरफुल। तो इमोशनल मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस ये कोई छोटा शब्द या छोटा एक कोई टॉपिक नहीं है, इट नीड्स वैरायटी ऑफ डिस्कशंस। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स का रोल इन स्कूल, ये बहुत संक्षिप्त में आप सर बता सकते हैं कि क्या है, मतलब पेरेंट्स, व्हाट पेरेंट्स शुड बी विद द स्कूल। ओके, पहले तो पेरेंट्स की कैटेगरी को समझ लेते हैं, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट्स, जैसे हम बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर होते हैं, वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट्स होते हैं। मैं एक दो की जिक्र कर देता हूँ, बहुत सारे हैं, लेकिन एक वो होते हैं जो बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, और एक वो होते हैं जो जरा भी कॉन्शियस नहीं होते। वो ये समझते हैं कि सब स्कूल की जिम्मेदारी है। एक वो होते हैं कि जो मतलब बच्चा स्कूल में उसने अगर इतना सा भी हलचल हुई है तो उसका पता रखने वाले है ना। तो दो, इसको मैं मेजरली दो कैटेगरी में बांटता हूँ। इसके अंदर सब कैटेगरीज और 10-12 भी हैं, तो हम उसकी डिस्कस नहीं करते हैं, मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं। एक वो कि जो बहुत कॉन्शियस है, और एक वो कि जो बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है। ये दो टाइप के पेरेंट्स, एक्सट्रीम एंड्स है। दो एक्सट्रीम एंड की अभी चर्चा करते हैं, वो मिडल वाले भी बहुत सारे हैं, राइट। तो ये दो टाइप के सबसे पहली बात पेरेंट्स होते हैं, राइट। और इन दोनों को, राइट, अब ये जब आप बोलते हैं कि भाई पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि भाई जो कम है उसको ज़्यादा होना चाहिए और ज़्यादा है उसको कम होना चाहिए। पहली बात पहली बात बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इसमें ज़्यादा बहुत कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं, राइट। तो और टीचर पे भरोसा होना चाहिए, राइट। अभी इस सब्जेक्ट को मैं 2 घंटे के लिए चला सकता हूँ, लेकिन अब हमारे पास वक्त नहीं है। यस यस। सबसे पहली बात, आप अपने बच्चों के आगे उसके टीचर की बुराई ना करें। मैंने देखा कई बार देखा है कि जैसे बच्चे ने शिकायत लगा दी कि आज मेरे टीचर ने मेरे को ये नहीं, ऐसा नहीं करने दिया, चल आती हूँ कल उसकी क्लास लगाती हूँ। हाँ। भाई तुम टीचर की, मतलब बच्चे रिस्पेक्ट खो देंगे टीचर्स का, नहीं, फिर वो नहीं हो पाता। उसको ये पता चल जाता है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ भी करेंगे, और ये झगड़ भी सकते हैं, दूसरे दिन आते भी हैं, और कई पेरेंट्स माफ़ी भी मंगवाते हैं। अच्छी बात है, उनके अगर ईगो को सेटिस्फाई होता है और वो बात सही है, अगर मांग भी लेते हैं तो मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती है। पहली बात कि टीचर का रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। यस 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 यस। ये दूसरी बात कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, राइट। क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा कर लेते हैं तो ज़्यादा एक्साइट नहीं होना चाहिए, कम करते हैं तो ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। वो एक समय के साथ वो चीज़ें बदलाव होती हैं। हार्मोनल चेंजेस भी एक पार्ट होता है। मतलब प्री के बच्चों के साथ आप अलग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी के बच्चों के साथ आप अलग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाई स्कूल के बच्चों के साथ। ये सारी एक्सपेक्टेशन एज ग्रुप के साथ और उसके बिहेवियर के साथ जुड़ी हुई है, राइट। तो कोई ये एक चीज़ के लिए बात नहीं है, लेकिन पेरेंट्स का अहम रोल है कि पहली बात समझें, बच्चों को बहुत पैम्पर न करें, बहुत रैशनल रहें, छोटी मोटी घटनाएं के लिए तैयार रखें। क्योंकि Let them experience the challenge। जेनजी के बाद की अगर आप जनरेशन्स अगर आप देख रहे हैं जेनजी, तो ये बहुत ही इम्पेशेंट है, इनका टॉलरेंस बहुत कम है। इनके टॉलरेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है भाई। So indirectly you can say they are pampered। देखिए, ये
आपकी क्राउड कैसे लेगी मुझे नहीं पता, यस आई विल से इन दैट वर्ड कि भाई आप ज़्यादा प्रोटेक्टिव ना बने। पैम्पर्ड शब्द के ज़्यादा प्रोटेक्टिव शब्द को इस्तेमाल करते हैं कि ज़्यादा प्रोटेक्टिव ना बने बच्चों के प्रति। हाँ, मतलब शेल में ना रखिए, थोड़ा सा एनवायरनमेंट से गिरता है तो गिरने दे, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है होने दे, बराबर है, राइट। और बहुत सारी चीज़ें सिर्फ स्कूल नहीं सिखाती, बाहर से भी बहुत सीख के आते हैं बच्चे। सोसाइटी इज आल्सो हाँ, रिस्पांसिबल। बहुत रिस्पॉन्सिबल है, राइट। इस पे पूरा एक एपिसोड बन सकता है, लेकिन सिर्फ स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती अच्छे या बुरे के लिए, राइट। बहुत सारी चीज़ें और भी फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो पेरेंट्स का रोल जो होता है वो सिर्फ ऑब्जर्वर बने, समझें, गाइड बने। हाँ, गाइड बने, मतलब Yes, बहुत ही पैनिक ना हो किसी चीज़ के लिए, नहीं हो रहा है तो भी ना हो रहा है तो भी ना हो, तो पैनिक ना बने। परफेक्ट। और बहुत इजी गोइंग पे ये मेथड रहे, स्कूल के साथ घुल मिल के रहें, राइट। ना स्कूल कभी किसी बच्चे की लाइफ बिगाड़ने के लिए कुछ काम करेगा, ना पेरेंट्स किसी की लाइफ बिगाड़ने के लिए करेगा, ना टीचर कोई करेगा। लेकिन क्या होता है, जब हम फेथ खो देते हैं एक दूसरे में, तब हम ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। यस यस यस, फोकस ऑन सॉल्यूशन एंड शुड हैव फेथ। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी, अब जब हम क्राउड को एड्रेस कर रहे हैं, बहुत अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। कई पेरेंट्स ने टीचर पे से फेथ खो चुके हैं और कई टीचर्स पेरेंट पे से फेथ खो चुके हैं। अब ये दोनों एक बार जब फेथ खो देते हैं एक दूसरे का, तब सिंक नहीं हो पाता है, राइट। बहुत सारे पेरेंट्स का डर ये भी होता है कि हम टीचर की शिकायत लगाएंगे तो वो हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होता है, मैनेजमेंट इसीलिए बैठा है, वरना मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है, राइट। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन पेरेंट को बहुत ही पेशेंटली काम करना पड़ेगा। और ये जनरेशन के साथ बहुत ही, क्योंकि ये बहुत फैसिलिटी के साथ बड़े हुए हैं, इनको ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं हुए हैं, तो इनकी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, तो हमको उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको, मतलब हमारे पिताजी ने हमको मार के सिखाया तो हम भी मार के ही सिखाएंगे, नहीं नहीं नहीं, सेम पैटर्न इज नॉट एप्लीकेबल। नो नो नो, हम इसके लिए पैटर्न चेंज कर सकते हैं, लेकिन बिहेवियर के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। पैटर्न को चेंज करना अलग बात है, बिहेवियर को टॉलरेट करना एक बात होती है। तो बोलते हैं ना कि बिहेवियर के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। So emotional management is playing very crucial role and parents involvement is also necessary. अभी हम लोग एक लास्ट सेगमेंट पे आते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, कि बहुत से स्कूलों में देखा गया है कि हर बच्चे को इमोशंस और फीलिंग्स रिलीज़ करने के लिए कोई ना कोई कनेक्टेड टीचर चाहिए या एक ऑथेंटिक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट चाहिए स्कूल में। तो कितना ज़रूरी है कि स्कूल शुड फोकस ऑन हैविंग वन पर्सन इन अ स्कूल जो किड्स की चीज़ें समझे, उनके इमोशन को समझे और वो उनको गाइड करने के लिए हमेशा रेडी हो। सो हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्कूल टू अपॉइंट सच 1 or 2 people और ट्रेन टीचर्स फॉर सर्टन साइकोलॉजिकल इनपुट्स सो दैट वो किड्स की चीज़ों से रिलेट कर सके और उनको सॉल्यूशंस दे सके, गाइड बन सके। ओके, मैं इसका जवाब कुछ अलग तरीके से देना चाहता हूँ। आपका सवाल ये है कि सब लोग बच्चों को कैसे समझ सके। हाँ। मेरा जवाब बिल्कुल उल्टा है। ओके। क्या हमने बच्चों को समझना नहीं सिखाया ताकि हमें सब बच्चों को समझना पड़ रहा है? आप समझ रहे हैं? जस्ट बिकॉज हमने समझना नहीं सिखाया तो हमें सबको समझना पड़ रहा है। करेक्ट। भाई आप अब जॉब में जा रहे हैं तो कंपनी आपको समझ रही है, आप कंपनी को समझ रहे हैं। हम पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, राइट। हम पैटर्न को चेंज करने की वजह से हमारी चैलेंजेस भी चेंज हो रही है अभी। ओके। हम इसके लिए अभी आदमी भी रख रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल बहुत ही जेनरिक है, राइट। स्पेसिफिक हम बहुत ही पर्सनलाइज इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत मोटा, पहला ब्रॉड प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को समझना नहीं सिखाया, इसलिए हमें बच्चों को समझना पड़ रहा है। अगर हम बच्चे ही समझ जाएं तो कि भाई ये हो सकता है, इनके पास हम ये कर सकते हैं, राइट। बोलते हैं ना कि जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, वो कैसा होना चाहिए इसकी आग्रह में हम सारी दुनिया में सारी कंट्रोवर्सीज और हम सब डिबेट उसी पे कर रहे हैं। ये ऐसा होना चाहिए, भाई जो जैसा है उसको हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले तो, राइट। फिर उसमें से जैसे हम पौधे को परफेक्ट काट के, माली का काम क्या होता है, वो उस पौधे को परफेक्ट काटना। तो कुछ चीजें जहां वो ज्यादा एग्जैगरेट कर रहे हैं या उनकी ज्यादा जा रहे हैं, उसको अगर हम सही टाइम पे सही चीज अगर पेरेंट और टीचर मैनेज कर ले तो वो स्पेशल बच्चों को ही हमको मैनेज करना रहेगा, सबको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। ओके। क्या हमारे टाइम पे काउंसलर्स थे? नहीं थे। हाँ। हम टीचर्स को समझते थे। तो कहीं ना कहीं वो जो फेथ एक लाइन है इन बिटवीन द टीचर्स एंड जो किड्स है, वो थोड़ी सी और समझने की जरूरत है। देखिए, पेरेंट्स को भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके टीचर का, सब्जेक्ट टीचर्स का
और पेरेंट्स का ट्यूनिंग, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ का आपकी ऑडियंस ये सुन भी रही होगी और आप अपने आप को ये सवाल पूछिए कि आपके बच्चे के साइंस के टीचर का नाम कितना है और इस कितने पेरेंट इसका जवाब दे सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको यही नहीं पता है कि मेरा जो बच्चा स्कूल में जा रहा है उसका साइंस का टीचर कौन है। एग्जाम्पल हो सकता है बहुतों को पता हो, मैं किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जस्ट कह रहा हूँ, पूछ लो अगर आपको जवाब पता है तो, राइट। और नहीं है तो मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया में से आधा घंटा थोड़ा सा कम कर दे, 15 मिनट ही कम कर दे, एटलीस्ट रोज 20-25 मिनट बच्चों के साथ इंटरैक्ट करें। और इंटरैक्ट भी करना है, वो नहीं करना है कि जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आज टीचर ने क्या पढ़ाया, आज टीचर क्या कर रही थी, टीचर क्या खाना खा रही थी। अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। हाँ, वही कितने मार्क्स मिले वो क्वेश्चन पूछते हैं, वही कितने मार्क्स मिले, किसके कितने मिले, तुमको कम क्यों मिले। नहीं, बहुत सारी बातें हैं जहाँ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं जहाँ आप उसके क्लोज आ सकते हैं, जहाँ खुल के बोल सकते हैं। यानी बोलता है ना कि बच्चा झूठ क्यों बोलता है। एग्जाम्पल, बच्चा झूठ क्यों बोलता है। अगर बहुत सारे पेरेंट्स अगर ये देख रहे हैं और उनकी एक छोटी मोटी एक शिकायत है कि हमारा बच्चा, देखिए पहली बात मैं एज अ स्कूल ओनर भी एक बात बता दूं, बहुत ऑडियंस को अच्छा ना भी लगे, लेकिन सच तो सच है भाई, कोई पेरेंट स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उसका बच्चा झूठ बोल सकता है। मारो छोकरो झूठू बोल ही नहीं सकते। जब हम सीसीटीवी में दिखाते हैं, जब उनको ये सब काम करते हैं, तब जाके उनको पता चलता है कि ये होता है। नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, राइट। तो मेरा ये मानना है कि सबको फेथ भी रखना चाहिए। हर जगह पेरेंट सही है ये मेरा कहना नहीं है, हर जगह स्कूल सही है ये भी मेरा कहना नहीं है। लोगों के अलग अलग अनुभव हो सकते हैं और मैं मेरे अनुभव कह रहा हूँ कि कई जगह पे हमारे भी अनुभव में ये आया है कि हमें कॉन्फिडेंस है, हमें ये प्राप्त है, हमारे सीसीटीवी में कैप्चर्ड है। हम जब पेरेंट्स को दिखाते तब जाके घर पे जाके सोचते हैं कि यार हम गलत थे। तो पहली बात थोड़ा सा विश्वास जो है, फेथ इज इम्पोर्टेंट स्कूल टीचर्स और पेरेंट का। जब आपने इतने मेहनत करके किसी स्कूल को पसंद किया है तो आपको स्कूल पे सबसे पहली बात फेथ होना चाहिए। आपने भी आपके एरिया में 200 स्कूल थे या 50 स्कूल थे या 10 स्कूल थे, उसमें से भी शॉर्टलिस्ट करके आपने कोई एक स्कूल को सिलेक्ट किया है तो कुछ तो फेथ होगा ही होगा। नहीं था तो आपने वहाँ नहीं रखना था, राइट। तो आपने जब रखा है तो कुछ फेथ है, तो उसको मेंटेन करना चाहिए। अगर फेथ में कहीं कमी आ रही है तो आपको मैनेजमेंट से खुला डिस्कस करना चाहिए कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन है और ये एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रहा है, कृपया आप इस पे थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखें। उनका भी कुछ बात है तो उनकी बात को भी सुनिए, समझिए, क्योंकि स्कूल एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है, 30 को पढ़ा रहा है, 40 को पढ़ा रहा है। ओवरऑल स्कूल की स्ट्रेंथ हो सकता है 1500 हो, 500 हो, 200 हो, 250, अपने अपने स्कूल की स्ट्रेंथ के हिसाब से, राइट। मेनी माइंड्स मेनी चैलेंजेस। हाँ, तो मेनी चैलेंजेस, तो ऐसा नहीं है, सब लेवल के चैलेंजेस अलग है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को समझाना, अगर बच्चे समझ जाए अच्छे से, ये हम क्वालिटीज ला दे तो बच्चों को समझने की जरूरत है। फिर वो कुछ ही बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिनमें वो एक स्पेशल बिहेवियरल चैलेंजेस है, उसको एड्रेस करने के लिए, जैसे सीबीएसई का तो बाय इंक्लूसिव है, वो हर स्कूल को एक रखना होता है काउंसिलर, और वो काउंसिलर के हिसाब से उसको मैनेज करना होता है, राइट। तो वो ये बड़ा टॉपिक बड़ा है, लेकिन मैं पहला उसके अहम मुद्दे को ही मिटा दूं so we can make wonderful learning, तो वंडरफुल हो जाएगा। मतलब फिर वो बात आएगी नहीं। परफेक्ट। सो वी हैव डिस्कस्ड मेनी इश्यूज, बहुत टॉपिक है, बहुत वेरियस टॉपिक्स आर देयर, बहुत इन डेप्थ में जा सकते हैं, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट भी रहता है। तो हम लोगों ने बहुत कम समय में बहुत इश्यूज डिस्कस किए, वेरी नाइस सॉल्यूशंस ही हैज़ प्रेजेंटेड, ही हैज़ सेड। तो एक जाते जाते एक आखिरी लाइन कि हम लोग स्कूल और एजुकेशन को ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? पेरेंट्स के लिए बोलो, टीचर्स के लिए बोलो, हमारे लिए, बच्चों के लिए क्या बेटर कर सकते हैं? ओके, एक शब्द में कहूँ तो विश्वास, पहली बात, फेथ, दोनों का। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें वेरिएबल है, टीचर का डिलीवरेबल्स, स्कूल का डिलीवरी मॉडल, इवैल्यूएशन मेथड, असेसमेंट मेथड, मतलब इन पे तो मतलब आप दिनों चर्चा कर सकते हैं, राइट। ये लेकिन सबसे अहम बात है, आपका आपके बेटे के प्रति जितना विश्वास है, उतना ही विश्वास आपको आपके टीचर के प्रति, स्कूल के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति होना चाहिए। अगर उसमें कहीं पे भी छोटा मोटा भी तुम्हारी खरोच आ गई है तो फिर ये मतलब वो टॉम एंड जेरी की तरह ये गेम चलता ही रहेगा, ब्लेम गेम चलता रहेगा, तो और उसका फायदा बच्चे उठाएंगे। देखिए ये समझ के चलिए, मैं ये बिल्कुल मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जिस दिन बच्चे को ये पता चल गया कि मेरी मम्मी के और टीचर के बीच में
चैलेंजेस हैं तो उसका फ़ायदा निश्चित है, क्योंकि वो हर बार आके बोलेगा टीचर ने ही ऐसा कर दिया, ऐसा ही कर दिया, ऐसा ही कर दिया। एस्केपिज्म ढूंढेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। और बोलते हैं ना कि कई बार मैं ये भी बहुत मतलब जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ, कई बार पेरेंट्स के बीच में भी कम्युनिकेशन के गैप की वजह से बच्चे अपने अपने लीकेजेस निकाल लेते हैं और उनका फ़ायदा ढूंढ लेते हैं। कभी कभी हस्बैंड वाइफ की खुद की सहमति नहीं होती है किसी एक पॉइंट पे, राइट, वो खुद के एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, राइट। तो मैं कहूँगा विश्वास, एक ही शब्द, हस्बैंड वाइफ का बच्चों के प्रति, इन तीनों का स्कूल के प्रति, स्कूल का टीचर के प्रति, ये सब चीज़ों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना चाहिए। जहाँ जहाँ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ये सब तीनों को मिलकर एक दूसरे के साथ डिस्कस करने चाहिए। वंडरफुल वंडरफुल। तीनों को, मतलब मैं किसी एक चीज़ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि टीचर का कहीं पे लैकिंग है तो कर दीजिए, चेंजेस हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मिलकर काम कर सकते हैं। जब विश्वास टूटा तो ब्लेम गेम शुरू तो फिर वो टॉम एंड जेरी का गेम शुरू हो गया। फिर आप उस पर ब्लेम करो, ये इस पे ब्लेम कर रहा है, ये चल रही है और संसार तो चल ही जाएगा। मतलब बच्चा ग्रेजुएट भी हो जाएगा और कल उठ के वो बहुत अच्छी जगह पे पहुंच भी जाएगा, लेकिन वो ग्रीवेंसेस वहीं के वहीं रहेंगे। राइट, तो वो नहीं होना चाहिए। विश्वास एक सही बात है, सोलफुल कनेक्शन, बाकी सारी चीजें मैनेजेबल है, बाकी सारी चीजें मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि मैनेजेबल नहीं है, राइट, सब कुछ मैनेजेबल है, राइट। तो सबसे पहली बात कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए जो काम आपने लिया। सो आपने देखा कि ट्रस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। जो हम लोगों ने हमारे वक्त स्कूल में हमारे टीचर के ऊपर जो फेथ रखा था, टीचर्स ने हमें ही उनके बच्चों की तरह पढ़ाया, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी एक समझना ज़रूरी है कि थोड़ा विश्वास रखिए, कम्युनिकेट कीजिए। आपको अगर चैलेंजेस है तो स्कूल में जाके कम्युनिकेट कीजिए। परसेप्शन और अजम्पशन पे दुनिया नहीं चलती है। टीचर्स को भी हम लोग थोड़ा सा बता सकते हैं कि थोड़ा सा हम लोग इमोशनल मैनेजमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, हम मिल के काम कर सकते हैं। चैलेंजेस सभी के साथ होते हैं। ये इश्यू इतना गहरा है कि इसके लिए समय बहुत कम रहता है, लेकिन एक ही बात कहूँगा, हम लोग आगे और एक सीरीज़ करेंगे, एक पॉडकास्ट और करेंगे सर के साथ, सो दैट वी कैन पुट लाइट ऑन अदर इश्यूज ऑल्सो। टिल देन इतना ही लास्ट में कहूँगा कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, वन मोर कलर इज़ टू बी एडेड, दैट इज़ योर्स। हम अपना कलर, अपना छाप छोड़ देंगे सोसाइटी पे तो हम वंडरफुल कहलाएंगे, वंडरफुल लर्निंग के लिए। सो थैंक यू सर फॉर योर वंडरफुल इंसाइट। थैंक यू वेरी मच। एंड लिटरली मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ सुन के, और एक सोसाइटी कैसे बेहतर बनाई जा सकती है विद लर्निंग, ये हमने आज सीखा। थैंक यू वेरी मच।